छात्रों नमो नमः। अद्य वयं संस्कृत विषये छन्दशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्मः। हिंदी साहित्य हो चाहे संस्कृत साहित्य, हमारा जो ये साहित्य है इसकी दो विधाएं हैं। एक गद्य साहित्य होता है और दूसरा पद्य साहित्य। हमारे अधिकांश ग्रंथ जो पुरातन संस्कृति के ग्रंथ हैं, वेदों से लेकर के पुराणों तक, महापुराण, शास्त्र आदि का महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण एवं उसी के साथ साथ अनेक सारे ग्रंथ हैं जो हमें अधिकांशतः पद्यमय रचना में मिलते हैं। इसलिए आज हम साहित्य की जो पद्य रचना होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो पद्य रचना होती है उसको संस्कृत में छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के बारे में आपको जानकारी देता हूं। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद। और वेद रूपी वेद जो है वो अपौरुषेय है। क्या है? यानी किसी पुरुष के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं। सबसे पुरातन वेद्य जो वेद है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद का ही वेद व्यासी ने विभाग करके 4 वेद बना दिए थे उनके। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को अधिकांशतः छंद में लिखा गया है, बीच बीच में कहीं कहीं गद्य भी है। तो हम आज छंद के बारे में जानकारी करेंगे। छंद है। छंद शास्त्र कहाँ से प्रारंभ हुआ इसके बारे में बात करते हैं। छंद शास्त्र की आचार्य परंपरा। छंद शास्त्र की 3 आचार्य परंपरा है। ये 3 परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलित है। 2 परंपराएं पुरातन परंपराएं हैं और छंद शास्त्र के जो महान आचार्य हुए, जहाँ से हमारी परंपरा लिखित रूप में उपलब्ध है, वो है आचार्य पिंगल। इसलिए छंद शास्त्र के आधुनिक काल के अथवा लौकिक छंदों में आचार्य पिंगल को ही आदि आचार्य माना जाता है। इसलिए तीसरी जो परंपरा है वो आचार्य पिंगल से प्रारंभ होकर के गंगादास महाकवि तक है। ये हमारे प्रमुख छंद शास्त्र के आचार्य हुए हैं। छंद के पर्यायवाची शब्द है
वृत्तम छंदोविची और श्लोक है। ये तीन जो है छंद के पर्यायवाची शब्द है। छंद भी कहते हैं, वृत्तम भी बोलते हैं, छंदोविची भी बोलते हैं और श्लोक भी बोलते हैं। आजकल प्रचलित भाषा में छंद को प्रायः श्लोक ही बोलते हैं। अभी जैसे आपसे कहा जाता है कोई श्लोक सुनाओ, तो आप श्लोक सुनाते हैं, वो छंद में ही सुनाते हैं। जो श्लोक होता है वो छंद में रचना होती है। अब बात करते हैं छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा है छंदोपादस्तु वेदस्य। वेद के जो चरण है वो छंद कहलाते हैं। वेद के चरण जो है वो छंद कहलाते हैं। ऐसी शब्द रचना जिसमें सुनिश्चित मात्रा हो या सुनिश्चित वर्ण हो और जिसमें निश्चित स्थानों पर विश्राम हो, यति हो, चरणबद्ध हो और जिसको गा करके पढ़ा जा सकता है, ऐसी रचना को छंद कहते हैं। समझ में आ गई? छंद किसे कहते हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई कि ऐसी शब्द रचना जो चरणबद्ध हो, जिसमें वर्णों की या मात्रा की निश्चित संख्या हो, तो और जिसको गा करके हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसी रचना को हम छंद कहते हैं, है ना। अब है छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, दूसरा होता है वार्णिक। सामान्यतः यदि प्रश्न आ जाए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मात्रिक, दूसरा होता है वार्णिक। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे कि भाई मात्रिक छंद क्या होता है और वार्णिक छंद क्या होता है। ये लिख लिया? यस्मिन् छंदसि यानी जिस छंद में, यस्मिन् छंदसि मात्रानुसारेण रचना क्रियते स मात्रिक छंद है। यानी जिस छंद की मात्रा के अनुसार रचना करते हैं
उसको मात्रिक छंद कहते हैं। उच्यते कथ्यते कहते हैं। मात्रिक छंद का एक हमारे कोर्स में है, एक मात्रिक छंद है और उसका नाम है आर्य। देखिए, वैसे छंद एक वैदिक छंद होते हैं, एक लौकिक छंद होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो लौकिक छंद पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैदिक हमारे कोर्स में है ही नहीं। हम लौकिक छंद पढ़ रहे हैं। लौकिक छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। उसमें से मात्रिक छंद क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको बताइए कि जिस छंद की रचना मात्रा के अनुसार की जाती है, यानी जिस छंद को बनाने में मात्रा का प्रयोग किया जाता है, 1 मात्रा, 10 मात्रा, 5 मात्रा, इस प्रकार से, और चरणबद्ध तरीके से जिसकी रचना होती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। और आपके कोर्स में ऐसा एक छंद है आर्य छंद। इसके लक्षण है। अब छंद के हमारे को छंद के बारे में दो चीजें याद रखनी होती है, एक तो लक्षण और दूसरा उदाहरण। परीक्षा में या तो किसी छंद के लक्षण पूछे जाते हैं कि इस छंद के लक्षण लिखो, या फिर उदाहरण पूछा जाता है कि आर्य छंद का उदाहरण लिखो, अथवा लक्षण और उदाहरण दोनों पूछ लिए जाते हैं। और एक और तरीका होता है कि श्लोक उदाहरण दे दिया और उसमें से बताओ इसमें कौन सा छंद है। 4 प्रकार के प्रश्न छंद से संबंधित परीक्षा में पूछ लेते हैं। एक तो किसी छंद के लक्षण पूछ लेते हैं, या उसका उदाहरण पूछ लेते हैं, या दोनों पूछ लेते हैं, अथवा उदाहरण देकर के पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। तो उस छंद का पता करने के लिए कि इस रचना में कौन सा छंद है, तो उसके लक्षण हमें ज्ञात होने चाहिए, तभी हम पता लगाएंगे कि यह अमुक छंद है। जैसे आप सभी साथियों के बच्चों के घर पर गाय होगी, और यदि उन सबकी गायों को एक ही जगह चरने के लिए भेज दिया जाए, ले जा करके गांव से बाहर एक ही जगह सभी की गायों को एक साथ कर दिया जाए कि सब वहां उस एक ही बड़े खेत में वो गाय चल रही हो, और जब शाम को वापस लेने के लिए जाते हो तो आपकी गाय को किस प्रकार से पहचानोगे कि ये मेरी गाय है? एक तो रंग से, दूसरा अगर वैसे के वैसे रंग वाली गाय और भी होगी तो नहीं, सेम आपकी गाय के है वैसा का वैसा रंग एक दूसरी गाय के भी है, दोनों का कलर सेम है, तो फिर कैसे पहचानोगे? नहीं, अभी तो गाय का केवल कलर की बात हुई, रंग की बात हुई। गाय के केवल रंग ही होता है और कुछ नहीं होता है। सींग होते हैं। तो यार इस गाय के, आपकी गाय के सींग सीधे हैं, उसकी गाय के सींग ऐसे थोड़े, तो आप सींग को देख करके पहचानोगे नहीं ये मेरी नहीं, मेरी गाय के सींग तो ऐसे। अच्छा, अथवा सींग दोनों के एक समान हो तो हम उसके पैरों से पहचान सकते हैं, उसकी गर्दन की जो गलखंबल होती है उसके माध्यम से पहचान सकते हैं, उसकी पूंछ से पहचान सकते हैं कि हम उसकी पूंछ छोटी है बड़ी है, उसके दांतों से पहचान सकते हैं, दांत देख करके हमारी गाय के तो 2 ही दांत थे, आगे के इसके 4 या 2 गिरे हुए हैं। मतलब उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी चीजों से हम ऐसे लक्षणों को देख करके हम अपनी गाय को पहचानते हैं। वैसे ही जो रचना लिखी हुई होती है, अब उसको देख करके
हमारे को बताना कि इसमें कौन सा छंद है, तो उस छंद के लक्षण हमें ज्ञात होने चाहिए। तो जिस प्रकार से गाय को पहचानने के लिए हमें उसका रंग, उसके सींग, उसके कान, उसके मुंह, उसके पूंछ इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अपनी गाय को पहचान पाएंगे। वैसे ही यदि हमें किसी छंद के लक्षण याद है तो हम उस छंद को पहचान पाएंगे कि अमुक श्लोक में अमुक छंद है। तो आर्या छंद के लक्षण, हमें छंद को पहचानने के लिए उसके लक्षण याद करना बहुत जरूरी है। आर्या छंद के लक्षण है यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या क्या लिखा? यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। यस्या पादे प्रथमे, यस्य माने जिस छंद के, पादे यानी चरण में, प्रथमे यानी पहले, जिस छंद के पहले चरण में द्वादश है मात्रा, द्वादश है, द्वादश है यानी 12, यानी जिस छंद के पहले चरण में 12 मात्रा हो, और तथा तृतीय पी, और तीसरे चरण में भी 12 मात्रा हो। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा हो, अष्टादश द्वितीय दूसरे चरण में 18 हो, चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में 15 मात्रा हो। यानी पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा और दूसरे चरण में 18 मात्रा और चौथे चरण में 15 मात्रा हो, तो वह छंद आर्या छंद कहलाता है। 1, 2, 3 और 4 चरण हो गए। अब देखिए ये जो लक्षण है, इसी में हम इस मात्राओं का गणना करेंगे। देखो ये यहाँ पे कितनी मात्रा हुई? इसके आगे आधा अक्षर है इसलिए गुरु होगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12, यहाँ पे एक चरण पूरा हो गया। ठीक है। अब अष्टादश द्वितीय दूसरे चरण में 18 मात्रा होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में कितनी होगी? 12, पहले और तीसरे में 12 है। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तीसरा चरण पूरा हो गया। और चौथे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पंचदश यहाँ विसर्ग में आएगी, तो वहां एक हो जाएगा। वापस गिन लो, 1, 2, 2, 2 और 3, ये आगे रहे इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 13 14 15। समझ में आ गई? तो जो छंद के लक्षण होते हैं उसी में उसकी मात्रा और उसके गण, जब वर्णित छंद पढ़ेंगे तो उसके गण वो सब लक्षण में है वो विद्यमान होते हैं। और ऐसे ही लक्षण उदाहरण में भी होते हैं, इसीलिए उसको उदाहरण कहा।